चलिए, बैलेंस शीट. This is the final statement that you will prepare in the final accounts after trading, manufacturing and profit and loss account. This is the final statement. ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग के नीचे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन बैलेंस शीट आप अलग से बनाएंगे, क्योंकि वो तो दोनों अकाउंट है, नेचर उनका अकाउंट का है, टू और बाय करके बनाते हैं आप. ये अकाउंट नहीं है, ये जो है स्टेटमेंट है, तो इसको आप अलग से बनाएंगे. इसके अंदर टू एंड बाय वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा. इसके अंदर आप कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे प्रॉफिट की या किसी लॉस की. मेरा क्लास चल रही है अभी. तेरे को फोन म्यूट सारे लोग जो भी बात कर रहे हो पर्सनल प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है. तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसमें पहला सेक्शन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, और ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एसेट्स, और उसके आगे अमाउंट का कॉलम है. अब अमाउंट के कॉलम में आप दो देखेंगे, आरएस मतलब रुपीज करके दो कॉलम बने हैं. ये गलती से रुपीज लिख गया है. जो दूसरा कॉलम है वो पैसे का कॉलम है. से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज 80 पैसे, तो पहले कॉलम में 1000 आएगा और दूसरे कॉलम में छोटे में 80 पैसे आएंगे, तो वो रुपीज गलत छप गया है. सो योर 4 कॉलम्स विल बी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. क्लियर? क्लियर है? यस सर. लायबिलिटीज का मीनिंग मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ऑल दोस थिंग्स इन योर बिजनेस व्हिच आर नॉट ओन्ड बाय यू and you have to give it back to somebody. All those things in the business which are not owned by you and you have to pay it back or give it back to somebody else, that is liability. जो चीजें बिजनेस में आपकी अपनी नहीं है, आपको किसी को देनी है, वापस करनी है, उसको आप लायबिलिटीज बोलते हैं. एसेट्स वो सब चीजें जो या तो आपकी अपनी है या आपको किसी से रिसीव करनी है, वो एसेट्स में आएंगे. Whatever is owned by you and whatever is supposed to come back to you or return to you is called asset. Clear? अब अगर आप एसेट साइड में देखेंगे तो दो तरीके की एसेट्स आपको नजर आएंगी, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स. तो पहले मैं लायबिलिटी साइड को एक्सप्लेन कर देता हूं. लायबिलिटी साइड में क्या क्या अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. बिफोर दैट लेट मी क्विकली चेक इफ आई हैव अनदर प्रेजेंटेशन फॉर 10th क्लास फॉर एलिमेंट्स. I think I have a better presentation here. चलिए, तो liabilities में क्या क्या चीजें हमारे पास आएंगी, we will try to understand that. So the first one is capital. एक गलती से उसके नीचे फॉर्मेटिंग गड़बड़ हुई है, कुछ लाइन खिंच गई है, but line will be below liabilities amount, assets amount. ठीक है. Heading again will be same, कंपनी का नाम, balance sheet as on so and so. For example, XYZ in company private limited. Balance sheet as on 31st March 2020, 31st March 2019, whatever that it is. Liabilities में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगी कैपिटल. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कैपिटल इज नॉट योर्स, इट इज कंपनीज कैपिटल. ये कंपनी की कैपिटल है. आप लोगों ने जब जर्नल सीखा था तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक जर्नल एंट्री आपके पास आई थी कि बिजनेस स्टार्टेड, ए ने गुड्स दिए, बी ने कैश दिया, तो यू यूज्ड टू मेंशन लाइक दैट. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था टोटल अमाउंट से, एंड यू यूज्ड टू पुट दोस थिंग्स दैट यू हैव रिसीव्ड इन द बिजनेस, कैश फ्रॉम ए अकाउंट डेबिट, गुड्स फ्रॉम बी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जिसका कैपिटल है उसको उसकी कैपिटल दिखाई जाएगी. ऐसे नहीं हो सकता कि कैपिटल को आप एसेट साइड में दिखा दे, वही कंपनी की तो कैपिटल है. नो, whoever owns that capital, that's a liability for the company to pay him back. जब कंपनी बंद होगी या कंपनी में प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल के रेशियो में बढ़ता है यूजुअली. तो कैपिटल कितना अमाउंट है उसको आप अंदर ही लिखेंगे इसी कॉलम के. उसमें आप नेट प्रॉफिट लाएंगे तो जोड़ेंगे, नेट लॉस होगा
तो उसको इसमें से घटाएंगे. नेट लॉस डिक्रीजेस द कैपिटल, प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल. That is why I keep mentioning, if your company is capitalized, you are having a good financial position, which means you are earning a good amount of profit. If you are decapitalized, if you are reduced in terms of capitalization, that means आपके पास losses हो रहे हैं, जिस वजह से आपकी कैपिटल घट रही है, और ये एक बहुत नेगेटिव सिग्नल होता है. क्लियर? ये हो गया कैपिटल. यू विल एड प्रॉफिट एंड लेस द नेट लॉस. अब ड्राइंग्स, सबको मीनिंग पता है ड्राइंग्स का? आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, सबको ड्राइंग्स का मीनिंग पता है. ड्राइंग्स के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको ड्राइंग्स में जोड़ा जाएगा और उसके बाद टोटल ड्राइंग्स को घटाया जाएगा कैपिटल में से, और जो टोटल आएगा बचा हुआ वो आप यहां पर ऐसे डैश लगाओगे और यहां पर लिखोगे. सो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इतनी चीज करने के बाद आप होल्ड करोगे. ठीक है? इसके अलावा और क्या आएगा लायबिलिटी साइड में? लॉन्ग टर्म लोन. बहुत सारी बिजनेस कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं, जो जनरली 3 साल 5 साल या 10 साल के होते हैं, जिनको दूसरी लैंग्वेज में टर्म लोन्स बोला जाता है. लॉन्ग टर्म लोन नहीं बोला जाता, टर्म लोन बोला जाता है. तो इस टर्म लोन को यहां दिखाया जाएगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये टर्म लोन आप वापस करेंगे. और इस टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आप ईयरली या हाफ ईयरली पे कर रहे होंगे वो कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन. कोई बताएगा वो कहां जाएगा? अगर आप लोन के ऊपर ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा? सर उसमें ऐड कर देंगे हम लोग. एनीबडी एल्स? इज शी राइट? ऐड करेंगे? Is there any difference between long-term loan and its treatment and interest on long-term loan and its treatment? ठीक से रिवाइज किया नहीं किसी ने घर जाके? इंटरेस्ट ईयरली एक्टिविटी है या हाफ ईयरली या क्वार्टरली? किस टाइप का एक्सपेंस है इंटरेस्ट? किस टाइप का अकाउंट है इंटरेस्ट? पर्सनल, रियल या सब भूल गए? सर नॉमिनल. कौन बोला? कृष्णा. नॉमिनल अकाउंट कहां जाएगा? डेबिट साइड. कौन सी डेबिट साइड? किसकी डेबिट साइड? बैलेंस शीट की डेबिट साइड. यू आर राइट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंडिचर फॉर यू, तो डेबिट साइड में जाएगा. किसकी डेबिट साइड में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स. डेबिट है ये. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which are not directly linked to business. तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स के खर्चे और इनकम होती हैं वो डेबिट और क्रेडिट साइड में जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. Am I right? और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं जनरली वो बैलेंस शीट में आती हैं. तो लॉन्ग टर्म लोन जो है लोन ही रहता है. 1 लाख रुपए का लोन आपने लिया तो वो 1 लाख रुपए रहेगा. उसका जो इंटरेस्ट है वो ईयरली है, बार बार हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. ये आप 5 से 10 साल के बाद वापस करोगे. जब आप वापस करोगे तब हटेगा यहां से, तब तक ये अमाउंट यही रहेगा. पब्लिक डिपॉजिट्स. व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट्स? कोई बता सकता है व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट्स?
शेयर होल्डर्स वैल्यू को पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स वैल्यू, जितने भी लोग आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है वो अमाउंट यहां आएगा। जितने भी लोगों ने आपकी कंपनी में हिस्सा ले रखा है उनको टोटल करेंगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट, और उस अमाउंट को आप यहां पर मेंशन करेंगे। पब्लिक डिपॉजिट्स और शेयर होल्डर्स वैल्यू, जिसको आप कंपनी की इक्विटी भी बोलते हैं। अभी मैंने ऊपर एक पढ़ाया था आपको, व्हाट इज इक्विटी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, शेयर होल्डर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स। लास्ट सेक्शन इज करंट लाइबिलिटीज। ये करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो कुछ समय के अंदर आपको चुकानी है। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू पे बैक। कैपिटल आपको चुकाने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी में लगी हुई है परमानेंट, उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करके आपको उसको बढ़ाना है। लॉन्ग टर्म लोन फिक्स्ड है, 5 साल के बाद, 6 साल, 10 साल के बाद आपको वापस करना है। शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा लगा रखा है आपके अंदर, वो भी नहीं निकालेंगे, उनको भी डिविडेंड चाहिए, राइट। करंट लाइबिलिटीज आर ऑल शॉर्ट टर्म लोन्स विच आर ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। ये नॉर्मली वो लोन्स होते हैं जो आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वर्किंग कैपिटल के लिए लेते हैं। ओवरड्राफ्ट, देखिए नीचे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड क्रेडिटर्स का मतलब जो आप नॉर्मल रूटीन बिजनेस में 30 दिन का उधार ले लेते हैं सामान खरीदते वक्त, कि आपने माल खरीदा 30 दिन का उधार ले लिया, अभी चुकाया नहीं है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, अगर उसमें से कुछ लोग रह गए हैं तो ट्रेड क्रेडिटर्स यहाँ पे आएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर आपने कोई किसी बैंक से 1 साल के अंदर का लोन लिया है कि आप 6 महीने में वापस कर दोगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन्स। अनएक्सपायर्ड इनकम, इसे हटा दीजिए, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अनएक्सपायर्ड इनकम यूजुअली इस तरीके का एडवांस होता है, एक तरीके का, जो आपने किसी से ले लिया है बट अभी उसकी सर्विसेज आपने उसे दी नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप घर बनवा रहे हैं, तो घर जिस कंपनी से आप बनवा रहे हैं उसको आपने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया, अभी उसने आपकी ईंट भी नहीं लगाई ला करके, नींव भी नहीं खोदी, तो 10 लाख रुपए वो जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगा तो उसे अनएक्सपायर्ड इनकम या प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इनकम की तरह दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो इनकम आ तो गई है लेकिन अभी अक्रू नहीं हुई है, आपने उसके लिए घर बनाने की ईंट तक नहीं लगाई है। अगर मान लीजिए मकान 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ रुपए आपको पहले एडवांस मिल गए, अभी आपने मकान बनाया नहीं है, तो देन द एंटायर अमाउंट विल रिमेन इन आउटस्टैंडिंग इनकम अंटिल अनलेस द होल हाउस इज बिल्ट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर बनाना, तो वो 1 करोड़ रुपए के अंदर का जो भी खर्चा होगा, जब तक वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आ जाएगा, बैलेंस शीट में इधर उधर नहीं आ जाएगा, तब तक वो उतना पोर्शन इनकम का यहाँ दिखता रहेगा। ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, किसी को बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पता हो तो बताइए, कोई ऐसा है जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पता? ओके। बिल्स पेएबल सबको पता है, the amount of bill that you have to pay to somebody within 1 year, that is bills payable. Outstanding expenses, कोई बता सकता है इसका एग्जांपल? वो expenses which are outstanding, वो कौन से expenses होते हैं जो outstanding हो जाते हैं, कोई बता सकता है? Can somebody give a try? What is outstanding expenses? कोई नहीं बताया? कोई ऐसी चीज होती है लाइफ में जो आउटस्टैंडिंग होती है, आप यूज कर चुके हो बट अभी खर्च नहीं किया है आपने, पैसा कैश नहीं दिया है बट उस सर्विस को यूज कर चुके हो, ऐसा कहीं होता है? सर जो हम लोग सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, किस चीज का सब्सक्रिप्शन? फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन, एक चैनल का ले लिया सब्सक्रिप्शन, पैसे तो आप पे करोगे ना, फ्री में क्यों देगा वो आपको? हमने पैसे दे दिए। हाँ नहीं, आई एम सेइंग वेयर यू आर यूजिंग द सर्विस बट यू हैव स्टिल नॉट पेड इट। आप उल्टा जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैंने 6 महीने के लिए एडवांस में उसको पैसे दे दिए। आई एम नॉट सेइंग दैट सर। हाँ, कौन बोला? इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यू यूज इट एंड पे द बिल आफ्टरवर्ड्स। Absolutely. These are two services. Everybody's house
यू विल यूज द सर्विस फर्स्ट, मीटर बाद में बताता है कि आपने कितना एक महीने में यूज किया, उसके हिसाब से आपका बिल जनरेट होता है, देन यू पे इट। इज दैट राइट? सब लोगों के साथ यही होता है? कोई एडवांस बिल पे करता है बिजली का? सबके यहां बिल आता है ना? बिल में क्या लिखा होता है? प्रीवियस मंथ्स रीडिंग, करंट मंथ्स रीडिंग, करंट मंथ्स पेमेंट, ड्यू डेट, जब वो ड्यू हो जाता है उसके बाद अगले महीने का बिल आता है। सो यू यूज इट एंड देन यू पे इट। ठीक है, तो ये आइटम्स जो हैं वो लाइबिलिटी साइड में आएंगी, विच आर नॉट ओन्ड बाय यू, विच आर ओन्ड बाय अदर्स, और यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू समबडी एल्स। अब आता है एसेट साइड। एसेट साइड में दो तरीके की जनरली एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, as the name suggests, says which are of fixed nature, which cannot be moved, इमूवेबल नेचर के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। और करंट एसेट्स, जिनको फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है बहुत फ्रीक्वेंटली। फिक्स्ड एसेट्स नेचर से भी इमूवेबल होते हैं और उनकी वैल्यू भी बहुत कम चेंज होती है, बहुत कम चेंज होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? गुडविल। व्हाट इज गुडविल? What is goodwill? Can somebody tell me what is goodwill? किसी ने ये वर्ड सुना है? कोई बता सकता है what is goodwill? नॉर्मली वर्ड सुना है किसी ने? कोई जानता है इसका मीनिंग? ओके, गुडविल इज नथिंग बट रेप्यूटेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड की एक रेप्यूटेशन होती है, उस रेप्यूटेशन की भी वैल्यू होती है। इट इज वैल्यूड, द रेप्यूटेशन, द ब्रांड वैल्यू हैज सर्टेन अमाउंट अटैच्ड टू इट। फॉर एग्जांपल टाटा, it has a huge reputation. For example, Bharat Heavy Electricals Limited, BHEL, huge reputation, right? इस तरह से कई कंपनीज हैं जिनकी रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा है, और कई कंपनीज हैं जिनकी रेप्यूटेशन नेगेटिव हो गई है। एयर इंडिया, इट्स गुडविल हैज बिकम नेगेटिव। तो ये एसेट है आपकी। अगर आपकी रेप्यूटेशन अच्छी है मार्केट के अंदर, तो इट विल हैव सर्टेन वैल्यू इन द एसेट साइड, तो वो गुडविल कहलाती है, रेप्यूटेशनल वैल्यू। किसी भी कंपनी में जब कोई गलत एक्टिविटी होती है, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट गोज अगेंस्ट द बिजनेस इमेज, दैट गोज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, तो इमीडिएटली कंपनी जो है स्टेटमेंट्स इश्यू करती है टू रिकवर द डैमेज दैट हैज हैपेंड ऑन गुडविल। तो किंगफिशर एयरलाइंस 2010 तक was having a very high amount of goodwill in the market. They lost everything by the end of 2013. गुडविल तब तक बहुत रहेगी आपकी जब तक आपके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना हुआ है, आप अपने लोन्स वापस कर पा रहे हो, आप लोगों को सर्विसेज दे पा रहे हो, तब तक आपकी रेप्यूटेशन अच्छी है। 2-3 बड़ी गलतियां या छोटी गलतियां, आपकी इमेज धीरे धीरे करके खत्म होती है, एंड दैट इज वेयर यू लूज द एंटायर गुडविल। गुडविल खत्म होने से ही मार्केट में किसी भी आदमी का, इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, लेंडर्स का, क्रेडिटर्स का आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग, डू आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज लैंड एंड बिल्डिंग? सबको पता है क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी, दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं डिफाइन कर देता हूं। Machinery is a single item. Machinery, technology is a single item. Plant is a sum total of different types of machines, technologies stitched together for a production unit. Machinery, tools, techniques और technologies को एक साथ लगा करके जहां पर एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, जिससे सप्लायर, इनपुट, प्रोडक्शन और आउटपुट एक साथ काम कर सके, उसको प्लांट बोला जाता है। पूरी यूनिट को प्लांट बोलेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ मशीन्स को मशीनरी बोलेंगे। मोटर व्हीकल्स, कंपनी के पास मोटर व्हीकल्स हो सकती हैं, ट्रक्स हो सकती हैं, कार्स हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की मोटर्स हो सकती हैं,
जो अलग अलग पर्पस से काम आती हो। फर्नीचर ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, क्या ये हो सकता है किसी कंपनी के पास? व्हाट इज पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स? व्हाट आर पेटेंट्स? कैन समबडी टेल मी? सर कि आप उस चीज को ओन करते हो, उसका राइट। किस चीज का? पता नहीं। आपने बोला सही है, लेकिन किस चीज का? उसका राइट मैं क्यों लूंगा? उसकी ओनरशिप मुझे क्यों मिलेगी? कोई एग्जांपल देने की कोशिश करिए। सर जैसे कुछ जब कोई इन्वेंट करता है तो उसके लिए पेटेंट चाहिए होता है उसको। हाँ, दिस इज राइट। जब किसी ने कुछ इन्वेंट सर कोई और उसको अपना ना बना ले। एब्सोल्युटली। तो किसी ने, अगर आपने इन्वेंट किया है तो आप पहले जाकर के ऑर्गेनाइजेशन को बताओगे कि मैंने इन्वेंट किया है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा कि दिस इज इन्वेंटेड बाय यू। उसको कमर्शियलाइज करने के लिए आपको पहले एक पेटेंट दिया जाएगा कि आप ये रख लीजिए, ये प्रोटोटाइप आपने बनाया है, अब इसको आप दुनिया को दे दीजिए कि वो इसको कमर्शियलाइज करें, इसके प्रोडक्ट्स बनाएं और आपको इसकी रॉयल्टी मिलेगी। सो दैट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपका इंटेलेक्ट यूज हुआ है उस चीज के अंदर, जो आपकी मेहनत है, वो रिकग्नाइज्ड रहे। ठीक है ना? आपकी मेहनत रिकग्नाइज्ड रहे। बल्ब जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था, तो दुनिया को पता कैसे है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था? क्योंकि वो पेटेंट है उनके नाम पर, उनको वो पेटेंट मिला हुआ है कि बल्ब इन्होंने बनाया था। उसके बाद टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स हुए और बेहतर चीजें बन गई, बट द बेसिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय हिम। बिना फिलामेंट का बल्ब, व्हिच इज CFL और मे बी LED, दैट्स अ डिफरेंट इन्वेंशन ऑल टुगेदर। वो जिसके नाम पर होगा वो उसको मिल जाएगा, राइट? सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके के बनते हैं, तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग आदमी के नाम पर होता है। ट्रेडमार्क्स, व्हाट इज दिस ट्रेडमार्क? सर कोई भी एक स्पेसिफिक साइन या जिससे कोई कंपनी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और वो सेम नहीं होता कभी दो कंपनीज का, एंड यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड अंडर पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स एक्ट इन इंडिया। एक बार जो रजिस्टर हो जाएगा ट्रेडमार्क एक कंपनी के पास से, वो आप कॉपी नहीं कर सकते, उस नाम को नहीं दोबारा बना सकते। यू हैव टू मेक सम ट्वीक्स टू मेक अनदर नेम ऑफ इट। लाइवस्टॉक, व्हाट इज लाइवस्टॉक? कोई बताएगा व्हाट इज लाइवस्टॉक? सर जितने भी लिविंग गुड्स होते हैं, जैसे कौन से लिविंग गुड्स? जैसे प्लांट्स का बिजनेस है तो प्लांट्स होते हैं, और एनिमल्स। एब्सोल्युटली, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों का जो है लाइवस्टॉक की कैटेगरीज में आते हैं। लूज टूल्स, अब जैसे अमूल या डेयरी वगैरह जो चलाते हैं, जिनके पास डेयरीज होती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने की, उनके पास प्रॉपर लाइवस्टॉक होता है, कैटल वगैरह, बफेलोज, अलग अलग ब्रीड की काउज वगैरह रखते हैं वो लोग, उनको मेंटेन करते हैं, तो उनके लिए वही लाइवस्टॉक है। लूज टूल्स, लूज टूल्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में लूज टूल्स भी रखे जाते हैं जो उनकी मशीनरी को मेंटेन करने के काम आते हैं, और अलग अलग तरीके के टूल बॉक्सेस होते हैं उनके पास, which can through the use of them they can open wrenches होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, राइट? ये सब चीजें। लूज टूल्स के बाद इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड एसेट्स में कैसे आ गए? सॉरी, रॉन्ग। लूज टूल्स के बाद हम विल मूव टू करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, ये गलत लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स, वन इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड the value of investments change over a period of time, right, significantly. current assets में आ जाइए, सबसे पहले ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स को। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? जो आपने दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, दूसरी कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स दे रखे हैं, कहीं शॉर्ट मार्केट कैप्चर कर रखा है, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। इनकी वैल्यूज भी तेजी से चेंज होती हैं और ये बहुत इजीली एनकैश हो जाते हैं। करंट एसेट्स को आप एक ऑर्डर में देखेंगे, जो सबसे इजीली एनकैश हो जाएगा वो सबसे ऊपर लिखा होगा। तो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी कंपनी ने ले रखे हैं, वो सबसे इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। आप तुरंत मार्केट में जाइए, उसे बेचिए,
उसके बदले कैश ले लीजिए। सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक, ऑब्वियसली ये एक बार तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और एक बार आएगा करंट एसेट्स में, दो जगह जाता है। अब कोई क्या वजह बता सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक मैंने दो जगह क्यों पढ़ाया, बाकी सब तो मैंने एक एक जगह ही पढ़ाया है? ट्रायल बैलेंस में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उसमें सारी चीजें एक ही जगह गई है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ट्रेडिंग अकाउंट में, या लायबिलिटीज और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक पहला ऐसा आइटम है जो ऊपर भी आया है और नीचे भी आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास ये चीज बची हुई है, तो ये हमारे लिए एसेट्स ही हैं। इनडायरेक्ट आंसर दिया है आपने, ठीक से को आंसर देने की कोशिश करिए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या? तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास कुछ बचा हुआ है बिजनेस के बाद, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो उसकी हमारी ऑब्वियसली वैल्यू होगी उसके बाद। वैल्यू तो तो हमारे बाकियों की एसेट है है वो। नहीं, बाकियों की भी वैल्यू है। ये क्यों स्पेसिफिकली दो बार आ रहा है भाई? बाकियों को भी दो बार एंटर करो फिर। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन एक पीरियड के एंड के बाद ही हो सकती है। जब तक 31 मार्च नहीं आएगी आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैसे कैलकुलेट करोगे? 30 का क्लोजिंग स्टॉक और 31 के क्लोजिंग स्टॉक में फर्क हो सकता है। एम आई राइट? तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर होता ही नहीं है 31 मार्च 2019 या 20 तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी सारी चीजें तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से रजिस्टर्ड हैं। जो लोन ले रखा है आपने, आपका कोई क्रेडिटर है, परचेज की एंट्री हो रखी है, सबकी एंट्रीज हो रखी हैं आपके पास बुक्स में। क्लोजिंग स्टॉक आप डे ईयर के एंड में कैसे डिसाइड करते हैं? आपका कितना ओपनिंग स्टॉक था, उसमें कितनी परचेजेस हुई, दोनों को जोड़ते हैं आप, और उसमें से कितनी आपने सेल कर दी माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स, जो बची हुई फिगर होगी दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आता ही ईयर के एंड में पहली बार जनरेट होता है। तो आप उसको पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और उसके बाद डेबिट एसेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि इस क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। एम आई राइट? This closing stock of 31st March 2020 will become opening stock on 1st April 2020. Is that right? Yes, sir. Correct? सबको समझ में आई ये बात? मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूं। आज क्लोजिंग स्टॉक जो था आप कैसे डिसाइड करोगे? 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग स्टॉक के अंदर पूरे साल की परचेजेस को जोड़ोगे और उस टोटल में से माइनस करोगे पूरे साल की सेल्स को। जो रिमेनिंग फिगर होगी दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2020 फॉर द ईयर विच स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को जो साल स्टार्ट हुआ उसके खत्म होने पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अब आया है। तो ये अभी तक ना जर्नल में गया है, ना लेजर में गया है, ना ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है। इसलिए ट्रायल बैलेंस के एंड में ये फिगर लिखी होती है, लास्ट में बाहर ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखी होती, क्योंकि ये लेजर में भी नहीं होती, ये कहीं नहीं होती। ये आपको लास्ट में पता चलेगी 31 मार्च की शाम को 5-6 बजे जब आप टोटल करेंगे अपना सब कुछ, तब बताएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास इस वैल्यू का रखा है। वो वैल्यू आप फिर दो जगह एंटर करेंगे। दो जगह इसलिए एंटर करनी पड़ रही हैं क्योंकि जो बाकी सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो पहले से जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस में आ चुके हैं। इसलिए या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, या बैलेंस शीट में आएंगे, किसी एक ही जगह आएंगे। ये ना जर्नल में आया, ना लेजर में, या ट्रायल बैलेंस में, इसलिए दोनों जगह आएगा। इसका इंपैक्ट दोनों जगह आएगा। ट्रायल बैलेंस के जितने भी हेड्स हैं आपने सब पे ध्यान दिया होगा, वो किसी एक ही जगह गए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार डेबिट हो चुके हैं और एक बार क्रेडिट हो चुके हैं अपनी तरफ से डबल एंट्री सिस्टम में। इसलिए यहां पर भी वो एक ही जगह जाएंगे। ये नहीं गया है तो पहले आपने क्रेडिट साइड में डाला ट्रेडिंग अकाउंट की और डेबिट साइड में डाला एसेट्स। क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है सारे एसेट्स का, यहां आपने डेबिट कर दिया, तो इसका बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस की तरह नलिफाई हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये बाद में हम करेंगे। डेटर्स सबसे पहले ऊपर, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नीचे आएंगे, डेटर्स, अक्रूड इनकम भी नीचे आएगी। डेटर्स ये वो लोग हैं जिनको आपने उधार सामान बेचा है, ये आपको पैसा वापस करेंगे विद इन अ ईयर।
शॉर्ट टर्म लोन टाइप का है ये, जो आपने किसी को दिया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ट्रेड क्रेडिटर्स की तरह ही डेटर्स होते हैं। सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल्स, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे बिल्स पेबल यहाँ पर है ऐसे ही आपने किसी से पैसे रिसीव करने हैं। कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, ये सब वो चीजें हैं जो आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई बता सकता है क्या है ये? सुना है नाम? सर जो कि एडवांस में पे कर दिए जाए। एब्सोल्युटली, जो एडवांस में पे कर दिए जाएं दैट इज प्रीपेड, बिल्कुल सही। तो प्रीपेड और अक्रूड इनकम को हम आज के लिए छोड़ दे रहे हैं। वी विल लीव दीज टू थिंग्स फॉर today. We will continue this in the next class when we will start understanding what are adjustments. Adjustment entries करके कुछ और चीजें हैं जो मैं अगली क्लास में कवर करूंगा, ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों